तो गाइस सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को जो वन शॉट वाले वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया है और यही प्यार की उम्मीद मैं रखूंगा कि अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू हम लेक्चर्स आप सभी के लिए वन शॉट फॉर्म में इसी तरह से कम टाइम में आप कैसे कंप्लीट करो ऐसे लेक्चर्स हम लाते रहे तो भाई इस वीडियो का टारगेट लाइक 1 के रखता हूं एंड 500 कमेंट का जैसे ये टारगेट पूरा करोगे ये जो प्यारा सा आपने नोट्स बनाया ये भी आप तक पहुंच जाएगा क्योंकि हमें इससे लगेगा कि भाई आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो एक्शन और रिएक्शन आपने न्यूटन का लॉ सुना ही है क्योंकि देखो मेरा भी नेचर है, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो चलो भाई इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई कुछ यहाँ कैरेक्टर दिए हुए हैं जो चीजें आपको पता रहना चाहिए। सिंबल ऑफ कार्बन आप सभी को पता सी होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 होता है। वैलेंसी 4 होता है एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। मैं थोड़ा आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ फिर से ड्रॉ करके आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मान लो एटॉमिक नंबर मतलब रोल नंबर। वैसे 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या होता है, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो एटॉमिक नंबर होता है ऐसा कंसीडर करके समझ सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में जो अपना कार्बन है उसको कौन से नंबर का प्लेस दिया गया, तो उसको 6 नंबर का प्लेस दिया गया और 6 नंबर का प्लेस दिया है। इसका मतलब कार्बन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, कार्बन के पहले ऑर्बिट में कंपलसरी 2 होना चाहिए और इसके बाद 6 में से 2 गया तो अभी भी 4 बचा हुआ है तो 4 दूसरे ऑर्बिट में गया। 1 2 3 4। बट गाइस एक रूल होता है कि पहले में 2 और इसके बाद में 8 होना चाहिए, पर इधर कितना है 4 ही है ना, तो 4 की और कमी है। तो जो 4 की कमी है इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आपको दिखाई दे रहा है, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते आगे। अब कार्बन का भाई कैसे कैसे कार्बन आया और कैसे किस फॉर्म में पाया जाता है वो हम पता लगाने वाले हैं। सबसे पहले जो कार्बन है वो लेटिन वर्ड्स कार्बो से बना हुआ है और कार्बो का मतलब होता है कोल। और ये 2 स्टेट में पाया जाता है, एक होता है फ्री स्टेट, दूसरा होता है कंबाइंड कंपाउंड स्टेट। कंबाइन भी बोलते हैं वैसे, पर आपके बुक में कंपाउंड स्टेट लिखा था, हम कंपाउंड स्टेट ही बोलेंगे। फ्री स्टेट मतलब डायमंड बहुत नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंबाइन करके नहीं बना रहता, वो अकेला ही डायमंड ही होता है। तो फ्री स्टेट में डायमंड और ग्रेफाइट ये एग्जांपल रख सकते हो। और कंपाउंड स्टेट में आप कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले सकते हो, फोसिल्स फ्यूल्स का एग्जांपल ले सकते हो, देन इसका न्यूट्रिएंट का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे न्यूट्रिएंट के अंदर प्रोटीन आता है, फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। ये सभी के अंदर जो कार्बन होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है क्योंकि उसको सेपरेट करोगे तो कुछ कार्बन निकलेगा, कुछ और एलिमेंट्स भी उसके अंदर निकलेंगे, बट इसके अंदर पूरा का पूरा क्या रहेगा, पूरा का पूरा कार्बन ही होगा, इसीलिए इसको फ्री स्टेट में बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। ऑलोट्रोपी नेचर ऑफ कार्बन। अब ऑलोट्रोपी मतलब क्या होता है सबसे पहले एकदम प्यार से समझाना चाहूंगा। जैसे मैं एंड राहुल सर, अगर दोनों का ब्लड हम चेक करेंगे, दोनों का डीएनए अगर हम चेक करेंगे तो दोनों के डीएनए क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कहने का मतलब हम दोनों अलग अलग है बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। बट अगर आप बाहर से देखोगे तो राहुल सर अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखता हूं। मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो कार्बन का भी ऐसा है, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म है। तो सभी फॉर्म को अगर हम टेस्ट करें, चेक करें तो उनके अंदर का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। बट अगर बाहर से देखोगे, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, बट अगर बाहर से देखोगे ना तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग दिखेगी। जैसे मैंने बोला डायमंड अलग कलर का दिखता है, कोल अलग कलर का दिखता है। कोल आप देखो ना, कोयला वो अलग कलर का दिखता है, डायमंड अलग कलर का दिखता है। तो बाहर से अलग दिखते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। बट दोनों को अगर रिसर्च करोगे, केमिकल प्रॉपर्टी चेक करोगे तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उन सभी की सेम होगी। तो ऐसे ही को हम बोलते हैं ऑलोट्रोपी नेचर ऑफ कार्बन। यहां देखो सिंपल सा लिखा है, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, बताया ना। ब्लड, मेरा राहुल सर का ब्लड सेम है बट राहुल सर और मैं बाहर से अलग अलग दिखते हैं, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ऑलोट्रॉपी। इसको ही क्या बोलते हैं, ऑलोट्रॉपी। अब ऑलोट्रॉपी ऑफ कार्बन टोटल 2 फॉर्म के होते हैं। पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, ये आपके बुक में 3 दिया हुआ है। और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में मेन कोल, चारकोल और कोक। अब कोल को भी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। ओके, तो ये आपको ये सामने बहुत मस्त वाला मैंने
मैंने बहुत अच्छा देखो डायग्राम बनाया हुआ है, पाई डायग्राम इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको, ट्री डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, इस ट्री डायग्राम के अंदर बहुत सिस्टमैटिक वे में बनाया, जिसमें एक झटके में आपको याद हो जाएगा। ऑलोट्रॉपी दो टाइप का, पहला क्रिस्टलाइन, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के भी टोटल 3 पार्ट, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। एंड नॉन क्रिस्टलाइन का कोल, चारकोल एंड कोक। कोल को भी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ओके, चलो अब आगे। इसके बाद गाइस क्रिस्टलाइन फॉर्म, अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम बात करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड इसके बाद फुलरीन की। तो अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो देखो सिंपल सी बात है भाई, क्रिस्टलाइन फॉर्म क्रिस्टल रहता है और उसके अंदर उसका रेगुलर डेफिनाइट शेप होता है और उसमें एटम का अरेंजमेंट डेफिनाइट होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से होता है। इसके अंदर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसको प्रॉपर, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप प्रॉपर होता है, शार्प एज होता है। जैसे एग्जांपल डायमंड ले लो, इसका एज कैसा होता है, शार्प होता है, और सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद करना है। इसके बाद गाइस अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम पहले टाइप की बात करेंगे, जो डायमंड। डायमंड अपने देखो ये वाली लाइन, उसके अंदर के जो हर कार्बन एटम है वो सामने वाले 4 कार्बन एटम के साथ क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक कार्बन एटम सामने वाले नेबरिंग 4 कार्बन एटम के साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड। ओके, एक आयोनिक बॉन्ड होता है जो लूज करता है, यहां से लूज करेगा, गेन करेगा, और लूज करेगा तो उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बट ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें तो डायमंड कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बस इतना आपको पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। आपके तो मुझे बताना बहुत कुछ है, बट क्या अपना वन शॉट चल रहा है ना, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना जरूरी है उतनी चीजें मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ। अब देखो गाइस प्रॉपर्टीज में आपको सामने जो दिख रहा है, सबसे पहले डायमंड का डेंसिटी क्या होता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड कितना होता है, ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ये सभी चीजें जो सामने आपको लिखी वो वैसे का वैसा ही पढ़ना है। इसके अंदर कोई भी 3-4 आपने पढ़ लिया, आपका काम हो गया। अब चलते आगे यूजेस। यूजर्स में से भी गाइस आपके बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, अगर उसमें से भी कोई आपको 3-4 याद करना है, 3-4 उसमें से याद करो, वैसे का वैसे आपको लिखना है। डायमंड ऑर्नामेंट में यूज होता है, आप सभी को पता है। ग्लास कटिंग के लिए यूज होता है, रॉक ड्रिलिंग मशीन के लिए यूज होता है। इसके बाद आप सभी को पता है कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी तरह डायमंड को पॉलिश करने के लिए भी हम डायमंड का ही यूज करते हैं। फिर इसके आई सर्जरी के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। तो इतने सारे यूजर्स दिए हुए, और यूजर्स को तो सेम टू सेम ही लिखना रहता है। अब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर देखो, every carbon atom in graphite is bonded to 3 other carbon atom। हर ग्रेफाइट एटम अदर 3 कार्बन एटम के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है और हेक्सागोनल लेयर बनाता है। कैसा लेयर, हेक्सागोनल। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6, समझ आया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो भाई प्रॉपर्टी, मैंने बोला प्रॉपर्टी एंड यूजेस जैसा दिया रहता है सेम टू सेम पढ़ना रहता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, स्लिपरी होता है। आपने देखा होगा पेंसिल, पेंसिल में भी ग्रेफाइट यूज होता है। इसके बाद ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे डायमंड पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, बट यहाँ ऐसा लिखा है कि ग्रेफाइट ज्यादातर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ऐसा नहीं लिखा है कि डज नॉट डिसॉल्व, मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर ग्रेफाइट डिसॉल्व नहीं होता। ओके, अब देखो मैंने बताया था कि इस ग्रेफाइट एक एक के ऊपर एक लेयर रहता है, लेयर ऐसा ऐसा लेयर बन के तैयार होता है। तो ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर ग्रेफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग अ पेपर। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट पे अगर आप देखोगे, देखो अगर आप क्या करो कि अगर आपके पास जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर शार्पनर से भी आप अगर शार्प करते हो उसके अंदर तो आपको दिखाई देगा पेंसिल के ऊपर लेयर निकलते हुए आपको दिखाई देगा। या ब्लेड से, अगर ब्लेड से पेंसिल को आप शार्प करते हो तो आपको उसके ऊपर लेयर निकलते हुए दिखाई देंगे। और इसी लेयर स्ट्रक्चर के कारण हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं लिखने के लिए। पेंसिल का यूज करते हो ना, पता है कि नहीं। अब यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि पेंसिल के अंदर यूज होता है। इसके बाद दूसरा हम बात करें, पेंट के अंदर, पॉलिश के अंदर ग्रेफाइट का यूज होता है। फिर इसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज होता है। और ये सभी चीजें आप अगले साल पढ़ने वाले हो। देखो यूजेस एंड प्रॉपर्टी आपको सेम टू सेम पढ़ना रहेगा, तो मैंने कोई भी इसमें से 3-4 लाया हुआ है आपको बुक के अंदर, जो और सिंपल लगे वो भी पढ़ के, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 ही पूछा जाएगा। इसके बाद फुलरीन की बात करूं, फुलरीन के बारे में पहले बता देता हूं भाई। ये नाम जब मैंने पहली बार सुना ना तो मेरे को बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था। फुलरीन ये जो ऑलोट्रॉपी ऑफ कार्बन है, मैंने बोला डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन है,
ओके, जिस सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट दिखते अलग अलग है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसमें से जो फुलरीन है बहुत रेयरली पाया जाता है। और इसको जिसने रिसर्च किया था ना, जिसने फाइंड किया था, उसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, तो उन्हीं के नाम पे C60 कार्बन जो था उसका नाम रख दिया गया था। ये फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुलरीन है, उसका नाम रखा था बकमिंस्टर फुलरीन। क्लियर। और इस तरह से गाइस अगर हम, और ये ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है और स्लिपरी होता है फुलरीन। और इसके साथ ही गैस C60, C70, C76, C82, C86 आर द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? फुलरीन का एग्जांपल है। बस इसके अंदर इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब फुलरीन दिखता कैसे, अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरीन आर इन द फॉर्म ऑफ बगी बॉल्स एंड बगी ट्यूब्स। ये तो आपने देखा होगा ना, खेला होगा ना भाई, खेला है कि नहीं खेला? फटाफट कमेंट में मुझे लिख के बताओ। तो जो फुलरीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं? बगी बॉल्स की तरह, बगी ट्यूब्स की तरह दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही गाइस एक बहुत बड़ी चीज देखो, दिस देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरीन। एक मतलब फुलरीन के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर सोचो कितने कार्बन एटम है, 30 to 900 कार्बन एटम। ओ माय गॉड, एक फुलरीन के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन एटम है? 30 to 900 कार्बन एटम। और फुलरीन सॉल्युबल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। अब चलो फटाफट यूजेस के बारे में पहले बता देता हूं। देखो यूजेस सेम टू सेम पढ़ना है, क्या है उसको रीड करूं। फिर भी फुलरीन जो होता है हमारा, फुलरीन आर यूजेस इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब आपको पता है, इंसुलेटर मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इसके बाद they are used as a catalyst in water purification. They are used as catalyst in water purification. कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता। रिएक्शन हो जाता है बट उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये भी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, पर वाटर प्यूरिफिकेशन के टाइम ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। जैसे एग्जांपल, आप दो दोस्तों के बीच में झगड़ा लगा दो, बट उस झगड़े के अंदर आप पार्ट न मत लो, बस आप दूर से खड़े होकर मजा देखो, तो इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो आप हो जाओगे कैटलिस्ट, और लाइफ में बहुत लोग बहुत बार कैटलिस्ट बने होंगे। इसके बाद कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे जो ये सुपर कंडक्टिविटी की तरह भी हमें क्या होता है, एज अ सुपर कंडक्टर भी यूज होता है। कौन? हमारा फुलरीन। क्लियर। तो मैंने पूरा फटाफट किसके बारे में बता दिया, फुलरीन के बारे में पूरा हमारा हो गया। मतलब पूरा हमारा जो ऑलोट्रॉपी ऑफ कार्बन का पहला पार्ट था क्रिस्टलाइन, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोल, चारकोल एंड कोक, ऐसा तीन है। तो सबसे पहला कोल। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है, ये सभी आपको पता है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये होता है, और ये सॉलिड स्टेट ऑफ ये टोटल ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और कोल के टोटल 4 टाइप है, आपको अभी मैंने बताया था, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो आपको बस ऊपर का 2 ही याद रखना है, यही। कोल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स होता है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद ये देखो, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। और इसके अंदर भी दोस्त ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको बोल दो फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, इसको बोल दो सेकेंड स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल, इसको बोल दो थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, और इसको बोल दो फोर्थ स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। हो गया काम। और फिर इसके बाद इसके अंदर बस ये याद कर लो, इसके अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है और लेस देन 60% ऑफ कार्बन होता है। अब इसके अंदर इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। धीरे धीरे नीचे कार्बन बढ़ेगा। ऊपर वाले में हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर था और लेस देन 60% ऑफ कार्बन था। लिग्नाइट के अंदर इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। अब बिटुमिनस में और ज्यादा कार्बन बढ़ जाएगा, 70 to 90% ऑफ कार्बन। और इसके नीचे और बढ़ जाएगा एंथ्रासाइट। इसलिए एंथ्रासाइट प्योर फॉर्म ऑफ कोल है, कोयला का सबसे प्योर फॉर्म है, और इसके अंदर इट कंटेन 95% ऑफ कार्बन। बस इतना ही पढ़ना है मेरे दोस्त। ओके। अब अगर हम चारकोल के यूजेस पे आ जाए, पहले चारकोल हम देख लेते हैं। चारकोल क्या होता है? चारकोल का तो नाम आपने सुना होगा, पता होगा चारकोल। तो चारकोल वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। कहने का मतलब है कि ये एनिमल के बोन से, हॉर्न से भी बनाया जाता है, और साथ में प्लांट को इनसफिशिएंट एयर सप्लाई करके वुड को, लकड़ी को जो जलाया जाता है उस समय जो बनता है उसको हम बोलते हैं चारकोल। मेरी बात को ध्यान से सुनना,
जो लकड़ी होता है उसको इनसफिशिएंट मतलब पूरी तरह से हम एयर, क्योंकि जलने के लिए एयर का सप्लाई चाहिए ना, बट हम क्या करते हैं लकड़ी को जब जलाते हैं तो पूरी तरह से एयर का सप्लाई नहीं करते, तो वहां जो बनता है इनसफिशिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, जो चीज बनेगा उसको हम बोलेंगे चारकोल। पूरी तरह से जलाएंगे तो नहीं भाई, अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई कर रहे हैं और उस समय जलने के बाद जो तैयार हो रहा है उसको बोलेंगे चारकोल। तो ये नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन चारकोल है। अब यूजेस की बात कर ले तो जनरली जो कोल होता है वो फैक्ट्री और होम में एज अ फ्यूल यूज होता है। इसके बाद इट इज यूज टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार, सेम टू सेम। ये किस क्या बनाने के लिए यूज होता है, कोक यूज होता है, जो वो कोक पीने वाला कोक नहीं, आगे कोक पढ़ने वाले, कोल गैस और कोल टार। इसके बाद गैस चारकोल इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए और ऑर्गेनिक मटेरियल को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कोक। एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, देखो कोल में से, कोल आपको पता है कोल मतलब कोयला जो है, कोल में से जब कोल गैस निकल जाता है, कोल में से कोल गैस निकल जाता है तो जो बचा रहता है, जो बचा रहता है उसको हम बोलते हैं कोक। देखो द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन द कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल, कोल में से कोल गैस निकल गया है, जो कोयला है उसमें से कोयला का गैस निकल गया, तो जो प्योर फॉर्म में कोल बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोक। क्या बोलते हैं, कोक। द प्योर कोल दैट रिमेन व्हेन द कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल, कोल में से कोल गैस निकल गया है तो जो बचा है उसको बोलेंगे हम कोक, कोक बोलेंगे। अब कोल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बताना चाहता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट भाई अभी के लिए बस इतना है क्योंकि अभी मैं वन शॉट पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके साथ ही डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कोक के लिए यूज करते हैं। अब चलते हैं आगे फटाक से। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखो ये बुक में तो इतना भी नहीं दिया है, बट मैंने आपको यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, टी डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपने पढ़ लिया ना तो आपका काम खत्म हो गया। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं बता देना चाहता हूं, जिसके अंदर हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ टू एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इतना आपके बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं 10th स्टैंडर्ड के लिए। हाइड्रोकार्बन मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ओपन और क्लोज चेन। ओपन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सैचुरेटेड और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड, ये आपके बुक का दिया हुआ है। और सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर समझना है तो मेरा 10th का 9th चैप्टर जाके देख लो, मुझे बहुत कुछ बताना है, बट अगर आप जिसको समझना है, जिसको बस अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ फोकस कर रहे हैं तो बस इतना ही पढ़े, जिसको समझना है वो मेरा 10th स्टैंडर्ड का कार्बन कंपाउंड, मैंने 25 मिनट्स का वीडियो बनाया है, जाके देख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो कि सर ने क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अभी बताने जाऊंगा तो 1 घंटा तो मैं वही समझा सकता हूँ। तो यहाँ फटाक से, तो सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को ओके अल्केन, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, हाँ अल्केन। और अनसैचुरेटेड में दो होता है, एक होता है हमारा अल्कीन और एक होता है हमारा अल्काइन। ओके ई एन ई, देखो स्पेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट, ई एन ई, वाई एन ई और ए एन ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एन ई, वाई एन ई, क्योंकि इसी से ना हम आगे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने वाले, जो 10th स्टैंडर्ड में है, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन, जो हमारा वही है कार्बन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, बट एकदम सिंपल करके दूंगा, चाहिए तो अभी जाके देख लो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो अल्केन के अंदर ए एन ई सिंगल बॉन्ड होता है, ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड होता है, वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। पर डबल बॉन्ड का भी नाम मैंने आपको बता दिया, उसको बोलते हैं अल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अल्काइन। और ये तो अभी आपके काम का नहीं है, बस नॉलेज के लिए रख लो, बस आगे 10th स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगा मैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, याद रखो, मॉलिक्यूलर मास याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट याद रखो, इतने में काम हो जाएगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में तो वैसे तो अभी कुछ आपके लेवल पे है नहीं, फिर भी अगर आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है,
तो भाई जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया रहता है ना वो नहीं पढ़ने का, ये रिएक्शन की मैथ की तरह प्रैक्टिस करने का। अब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कैसे बोलोगे, व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। बस हो गया, बस आपको सबका नाम। वैसे तो ये केमिकल प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल का, फिर भी चलो बता देता हूं। व्हेन सोडियम कार्बोनेट, ओके, ये H2O लिखा हुआ है, इसीलिए जब भी किसी के अंदर वाटर हो तो उसको एक्वेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वेस। तो एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। देखो सोडियम कार्बोनेट बोला था ना, सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट होता है, Na मतलब सोडियम होता है, CO3 मतलब कार्बोनेट। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो एक्वेस, वाटर इसलिए एक्वेस बोल रहा है, एक्वेस सॉल्यूशन व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो गाइस, ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा, ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब आप सभी को पता है जो डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं, और बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा घर में बनाया जाता है ना, तो वो इसका फॉर्मूला यही है वो दोनों। क्लियर। अब चलो आगे। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही होगा, एरेटेड ड्रिंक के अंदर यूज होता है। फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है। फिर कॉफी के अंदर कैफीन होता है, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, इसीलिए हम बहुत लोगों को पीने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी फील होता है। या तो जो जिम वो वर्कआउट करते होंगे उनको ये बात पता होगा कि वो वर्कआउट के 1 घंटे पहले कॉफी पी के जाते हैं, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन होता है जो हमें एनर्जी देता है। बट कॉफी में से अगर कैफीन निकालना है तो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और प्लांट के लिए तो आप सभी को पता ही है, तो कोई भी 3 या 4 याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। अब बात कर रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। देखो रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर में जितने मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखवाया बस इतना ही याद करना हो, साथ में डायग्राम। देखो ये हमारा मेन कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो अंदर होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, सब याद है भाई। तो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ एक ग्लास कैप्सूल होता है, और इस ग्लास कैप्सूल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ये सब याद कर लो, अभी आपका स्टार्टिंग है। तो इसके अंदर होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अंदर होता है, इस कैप्सूल के अंदर, इस ग्लास कैप्सूल के अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हम क्या करते हैं, नोब को प्रेस करते हैं, ये कैप्सूल, ग्लास का कैप्सूल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसके अंदर का जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कम इन कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इसके कांटेक्ट में आता है और एक दूसरे में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नॉर कंबस्टिबल है। नॉर कंबस्टिबल मतलब वो जलने में सपोर्ट नहीं करता है, समझ में आया? वो नॉर कंबस्टिबल है, CO2 इज नॉर कंबस्टिबल। अगर जो जलने में सपोर्ट करे उसको बोलेंगे कंबस्टिबल, जो जलने में सपोर्ट ना करे वो नॉर कंबस्टिबल। ओके, तो गाइस यहां क्लियरली आपको एक एक चीज दिखाई देगी या नॉन नॉन कंबस्टिबल। ये तो इट कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है। और जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्लेस इन अ ग्लास ऑफ कैप्सूल, ग्लास कैप्सूल के अंदर क्या होता है, हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर व्हेन द नोब इज प्रेस, जैसे हम नोब को प्रेस करते हैं, मैंने अभी बता दिया, व्हेन द नोब इज प्रेस द कैप्सूल गेट ब्रेक एंड सल्फ्यूरिक एसिड कम इन अ कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही मैं नोब को प्रेस करता हूं, नोब को प्रेस करने के बाद जो ग्लास होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड कम इन अ कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन होने के बाद टू फॉर्म अ CO2 व्हिच इज कम्स आउट। CO2 बाहर निकलता है, और CO2 के बारे में मैंने बताया यहाँ नॉन लिखने का। CO2 इज नॉन कंबस्टिबल है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने में से ना तो अपने में से कोई आग को पास करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। जैसी कहीं आग लगा उसके ऊपर अगर CO2 डाल दोगे तो ऑक्सीजन के साथ उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो कोई चीज जलेगी ही नहीं। जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ये तो छोटे में हमने किया होगा ना, ग्लास वाला हो ये। और CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड एज एक्सक्यूज स्मॉल स्केल फायर। फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, पर बड़े बड़े जगह पे ये कंटेनर उठा के लेके जाओगे ना आग बुझाने के लिए, तो भाई उस जगह पे यूज नहीं होगा। फायर एक्सटिंग्विशर ये स्मॉल स्केल फायर के लिए यूज होगा जहां छोटी छोटी जगह है। और साथ में ये देखो वही जो चीजें हमने बोली, सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैप्सूल में होता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, बट इसके साथ
ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा मेन होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? एकदम सिंपल सा मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, बस इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसके बाद मीथेन, मीथेन ये हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड होता है, पहला कंपाउंड हम इसको बोल सकते हैं। ये कैसे बनता है, क्या बनता है, मैंने बोला अगर इसको देखना है तो आप 10th स्टैंडर्ड का मेरा कार्बन कंपाउंड का चैप्टर देख लेना, उसके अंदर मैं बताया। बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना आपको जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, CH4 होता है, मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। चलो मॉलिक्यूलर मास कैसे आता है वो बता ही देता हूँ। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बट मॉलिक्यूलर मास के लिए इसको डबल ले लो तो ये 12 हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का हर हाइड्रोजन है भाई एक ही होता है, एक ही होता है ना भाई। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 ही होता है। तो 4 को अगर 4, 12 और 4 अगर करो तो कितना हो गया, टोटल 16 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, टोटल 16 हो गया। अब कार्बन, कार्बन कहाँ कहाँ, सॉरी मीथेन कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे पहले मीथेन, मीथेन जो होता है, जो हमारे मीथेन ऑकर इन नेचुरल गैस टू एक्सटेंड ऑफ 87%, मतलब जो मीथेन होता है वो नेचुरल गैस में मिलता है। इसके बाद बायोगैस के अंदर, बायोगैस के अंदर मीथेन प्रेजेंट होता है। इसके बाद कोल माइंस के अंदर मीथेन प्रेजेंट होता है। इसके बाद गाइस अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिक प्रोसेस करते हैं, एनारोबिक प्रोसेस मतलब जहां एयर एब्सेंस है, जहां एयर प्रेजेंट नहीं है और ऑर्गेनिक मैटर को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं। ओके, डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोज मतलब जला नहीं रहे, डिकम्पोज मतलब जैसे सड़ा रहे हैं, डिकम्पोज मतलब सड़ा रहे, सड़ाना। तो अगर हम एब्सेंस ऑफ एयर में इसको सड़ा रहे हैं तो वहां जो चीजें निकलेगी ना, जो स्मेल निकलेगा, वो स्मेल किसका रहेगा, मतलब मीथेन का रहेगा। किसका रहेगा, मीथेन का। आगे और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन दिया है, कलरलेस गैस है। और मीथेन, मीथेन इज ए गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जितना इस समय रूम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में मीथेन कैसा होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने बोला फिर से आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऊपर वाला स्टेटमेंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, बस याद रखना CH4 मतलब मीथेन होता है। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ओके, व्हेन मीथेन is react with, yeah, oxygen gases pass through a methane to form a carbon dioxide, water and heat. Clear? अब क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीनेशन एकदम सिंपल, क्लोरीनेशन मतलब मीथेन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन हो गया। अब यूजेस ऑफ मीथेन, फिर से बोल रहा भाई, सामने देखो यूजेस ऑफ मीथेन लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी 2 या 3, आपके बुक के अंदर 2 या 3 जो लिखा हुआ है उसको आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। जनरली अगर मैं बताऊं तो इंडस्ट्रीज के लिए फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन इसके लिए यूज होता है, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज होता है, बायोगैस के अंदर अभी हमने देखा ना, बायोगैस के अंदर भी मीथेन होता है। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, अगर इथेनॉल का मिथाइल क्लोराइड, ये सभी के प्रोडक्शन के लिए भी हम मीथेन का यूज करते हैं और ये सभी प्रोडक्शन अगले साल 10th में हम लोग करने वाले। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट के अंदर एनिमल डंग्स, ड्राई लीव्स, गार्बेज ये सब डालते हैं और डालने के बाद हम उनको डिकम्पोज करते हैं बाय एनारोबिक माइक्रोब्स। एनारोबिक मतलब मैंने बताया था एब्सेंस ऑफ एयर, जहां किसी चीज को ऐसा सड़ाया जाता है जिसमें एयर प्रेजेंट ना हो, तो वहां जिस तरह से उसको, वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं और उसको सड़ाते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहां जो डिकम्पोजिशन होता है, मतलब वो जो सड़ता है उसको हम बोलते हैं, सड़ने के बाद उसमें से जो गैस निकलता है उसको बोलते हैं मीथेन गैस। तो एनिमल डंग हो गया, ड्राई लिव्स हो गया, गार्बेज हो गया, उसको हम बायोगैस प्लांट के अंदर डालते हैं। इट डिकम्पोज बाय एनारोबिक माइक्रोब्स, और जैसे ही डिकम्पोज होते हैं तो उसके अंदर से एक स्पेशल टाइप का गैस निकलता है और ये गैस ही हमारा मीथेन गैस होता है और इस मीथेन गैस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इतना सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ, इतना सिंपल सा पॉइंट। और बायोगैस के बारे में, ये बहुत ज्यादा चीप होता है, चीप इसलिए होता है कि अपने घर के जो कचरे हैं वही डाल के तो बनाया गया है, तो बहुत ज्यादा चीप होता है। इट इज यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अंदर 55 to 60% मीथेन होता है और बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे यहां देख लो। ओके, CH3COOH ये एसिडिक एसिड है। ओके, ये अगले साल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अगले साल हम पढ़ने वाले हैं, अगले साल आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, बट अभी के लिए याद रख लो। जैसे ही हम CH3COOH को, ये COH ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके,
इथेनॉइक भी इसको बोलते हैं। ये मीथेन, इथेन, इथेन, इथेनॉइक एसिड भी बोला जाता है इसको, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो भाई, इतना ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो अगले साल क्या। तो इथेनॉइक एसिड को जैसे ही हम ये करते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं, तो दो चीजें बनती, मिथेन और उसके अंदर 50, देखो यहाँ हमने लिखा है 55 to 60% ऑफ मिथेन होता है और बाकी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और साथ में ये डायग्राम बना लेना और ये जो कुछ पॉइंट्स लिखा ये कर लेना। इतना कर लोगे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस आज के आज इसको खत्म कर दो, इसके बाद मैं नेक्स्ट, और मैंने इसको, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे बतानी थी, पर मुझे कैसा इसको वन शॉट में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जरूरी है वो कंप्लीट करवाना था, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।